साथियों नमस्कार। मैं नीरज तिवारी, ज्ञान विभव पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्ञान विभव हमारा एक शैक्षणिक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम तमाम ऐसे वक्ताओं को कभी कभी अवसर मिलने पर लाते हैं जो कि बहुत बड़े नहीं, लेकिन हाँ, एक इनिशियल लेवल पर जो हम कह सकते हैं यंगस्टर हैं। मैं मैक्सिमम प्रयास कर रहा हूँ कि उन्हीं को लाया जाए। जॉब के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें आप सबको हमारे द्वारा मिले, ताकि लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले। आज एक ऐसा हमारा टॉपिक है जहाँ पर बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े लीडर जिस चीज़ को अपनी बातों को रखते हैं। आज ज्ञान विभव के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ, घर पे रहने वाले व्यक्ति, बहुत ही गांव समाज से जुड़े रहने वाले लोग क्या सोचते हैं चीज़ों के बारे में, जो कि बहुत बड़े लेवल पर अपनी बातें नहीं रख सकते। आज हम ऐसे ही चर्चा करेंगे। तो बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उत्कर्ष शर्मा जी, जो कि आपके प्रयागराज या प्राचीन काल के प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। मुंह से आज भी इलाहाबाद ही निकल जाता है। तो उत्कर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ज्ञान विभव पे। कैसे हैं आप सर? बहुत 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 धन्यवाद आपका। कैसे हैं सर मैं आप? बढ़िया। मैं एकदम फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? हम बढ़िया, बिल्कुल। कैसा है अपना प्रयागराज? प्रयागराज, जैसा कि आप जानते हैं, एक पावन नगरी है। हम्म। और गंगा यमुना सरस्वती की पावन त्रिवेणी संगम स्थल यहाँ पर हम्म। स्थित है, जहाँ महाकुंभ का मेला अभी अभी संपन्न हुआ है 2025 में, जनवरी में। जी। तो अभी भी एक माहौल बम बम है। भोले बाबा के पूजन का महीना है। हाँ, श्रावण का और महीना चल कांवरी, रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उत्कर्ष श्रावण जी, मास में प्रयागराज से एक भगवान। ऐसा लगाव है कि सिर्फ ये नहीं निकलता कि कैसा है प्रयागराज, ये निकलता है कैसा है अपना प्रयागराज। प्रयागराज बिल्कुल से बिल्कुल। लगाव बहुत अच्छा है। तो उत्कर्ष जी, आज हम एक ऐसे आपको इनवाइट किए हैं, आप समय निकाले हमारे लिए, धन्यवाद। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उत्कर्ष जी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक है, एमटेक है, एंड करेंटली ही इज परसुइंग हिज पीएचडी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आई एम राइट और रॉन्ग उत्कर्ष जी? एब्सोल्युटली राइट। तो उत्कर्ष जी, इस शैक्षणिक सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आज का अपना जो विषय है, थोड़ी सी हम राजनीतिक चर्चाओं में आएंगे। जैसा कि मैं जानता हूँ आप राजनीति में अभिरुचि रखते हैं, राजनीति में रुचि रखते हैं। तो मेरा प्रयास है कि कुछ जाना जाए कि आप जानते हैं कि वर्तमान में अभी रिसेंटली हम ये कह सकते हैं कि बिहार चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बस इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट देना बाकी है। और इस समय इलेक्शन के अगर हम देखें तो बिहार में, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की, कुछ लोग कहते हैं मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वहां पर जितने मजबूत भारतीय जनता पार्टी एवं बीजेपी गठबंधन है, और जितने मजबूती से वो अपना पक्ष रख रहा है, भारतीय जनता पार्टी हो, उनके गठबंधन जेडीयू हो, रामविलास पासवान की पार्टी हो, चिराग पासवान जी, और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं वहाँ पर, उसके समकक्ष आप महागठबंधन या इंडिया अलायंस को कहाँ देखते हैं? या फिर बिहार की राजनीतिक में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, जहाँ बिहार चुनाव की बात है, तो बिहार चुनाव में जातिगत राजनीति बहुत चरम पर रही है। जी। ये पूरा इतिहास रहा है। वहां पर जातिगत आधार पर वोट पड़ते रहे हैं, और अपने कहो। समाज के लोगों के प्रति कहो। लोगों की जो भावना रहती है जन कल्याण के निमित्त, तो जाति का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। हाँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, वहां पर ईडब्ल्यूएस, सॉरी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो क्लास है, ओबीसी जो क्लास है, एससी, हम्म। ये लोग बहुत लिटरेट होकर के वोट देते हैं। हम्म। और अपने अपने समाज को, क्या कहते हैं, इनका एक विशेष, क्या कहते हैं, रुझान रहता है जब ये वोट देने जाते हैं। विकास की जहां तक बात है, तो ये तो सही है कि, क्या कहते हैं, नीतीश कुमार जी ने, क्या कहते हैं, विगत से वो मुख्यमंत्री हैं, लगभग 15 साल से ऊपर हो गया उनको। जी। चौथा पद, पांचवा मंत्री के रूप में। जी। तो बहुत अच्छा
विकास कार्य तो उन्होंने किया है, लेकिन अभी भी बिहार कहीं ना कहीं विकास में पिछड़ा हुआ है और बदहाली की स्थिति में है। जी। तो कहीं ना कहीं लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा विशेष दिख नहीं रहा है। विकास की राजनीति हमेशा क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी की राजनीति में प्राथमिकता रही है। तो नीतीश जी तो अब मानसिक स्थिति पर जहां तक उनके कमेंट हो रहा है, ये कहना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, वो एनआईटी पटना से बीटेक हैं हम्म। 1972 में। तो एक उनकी क्या कहते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी रही है, और एक हम्म। बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हम्म। केंद्र सरकार में भी प्रमुख मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, हाँ, अटल जी की भूतल सरकार में परिवहन। अटल जी की सरकार में मंत्री थे ये। बिल्कुल बिल्कुल। और भूतल परिवहन मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया, कृषि मंत्रालय हो गया, ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का कार्यभार उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर संभाला है। हम्म। और बिहार जैसे राज्य पे, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, जहाँ पर सामाजिक समीकरण इस तरह का है कि उसको साथ लेकर चलना बहुत कठिन है, हम्म। उन्होंने सभी को साथ लेकर के चलने के प्रयास किया है, और विकास भी उन्होंने किया है बिहार में। अब बिल्कुल। हालांकि फिर भी अभी हम्म। पीछे है। और रही रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष के पास तो कोई नेता ही नहीं है। लालू जी ऐसे, जाजू जी पे ऐसे आरोप लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के, और अभी उनके यहाँ विखंडन हो गया है। तेज प्रताप यादव जी को भी उन्होंने क्या कहते हैं पार्टी से पार्टी निष्कासित कर से, दिया है। परिवार से निष्कासित कर दिया है। अच्छा, उत्कर्ष जी, मैं ये आना चाहूँगा, डेफिनेटली अगर मैं देखूँ तो जब 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा उस समय हमारी हम कह सकते हैं सुषमा स्वराज जी तब जीवित थी, अरुण जेटली साहब थे, और लाल कृष्ण आडवाणी, एक जो भारतीय जनता पार्टी का एक जो बड़ा तबका था, उनको दरकिनार करते हुए श्रीमान राजनाथ जी ने नरेंद्र मोदी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया। उसके बाद देश में कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं आए, उस समय क्या नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको डिस्कस करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तब क्या हुआ, नीतीश कुमार जी ने एनडीए का साथ छोड़ा छोड़ा तो तमाम लोग ये कह रहे थे उस समय कि अगर नीतीश कुमार जी आज बीजेपी गठबंधन का साथ नहीं देते तो मे बी आफ्टर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, और आज उनके, चाहे वो उन्हीं के साथ आज जो बैठे हैं, अगर मैं देखूं गठबंधन में, चाहे वो सम्राट चौधरी हों या विजय सिन्हा जी हों, डेप्टी चीफ मिनिस्टर जो है, उनकी मानसिक स्थिति पे जो प्रश्न उठाते हैं, विपक्ष तो उठा ही रहा है, कल ये भी उठाते थे। तो इस प्रकार मुझे नहीं लगता किसी एक व्यक्ति को मानसिक असंतुलन दिया जाए। रही बात पिछले चुनाव की मैं बात करूं उत्कर जी, तो एनडीए गठबंधन 125 सीट था, और वहीं पर मैं महागठबंधन देखूं आपका 130 सीट था। अब वोट परसेंटेज उत्कर्ष जी इनका 37.26 था एनडीए गठबंधन, और वही 37.23% था आपका महागठबंधन इंडिया अलायंस का। 0.03 का डिफरेंसेस था, और सीट भी बहुत कम। अच्छा, टोटल वोट परसेंटेज 12,700 के आसपास था लास्ट टाइम। जाति समीकरण आपने पहले ही बताया कि बिहार में बहुत मायने रखता है। अगर मैं जनरल कास्ट की बात करूं, जो कि बिहार के लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कास्टिज्म, उत्कर्ष जी, जैसा कि आप भी समझ सकते हैं। अगर मैं जनरल कास्ट की बात करूं उत्कर्ष जी, तो जो ब्राह्मण या फिर जनरल वर्ग जो नाराज अगर मान लीजिए बीजेपी से हुआ, तो प्रशांत किशोर जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो कहीं जनरल वोट खिसक के बीजेपी का प्रशांत किशोर के पास गया, तो डेफिनेटली लॉस तो एनडीए बीजेपी अलायंस का है। इस पे आपकी क्या राय है? प्रशांत कुमार, मेरा मतलब यही है कि प्रशांत कुमार क्या फैक्टर है वहां के लिए? देखिए, मेरी जो अपनी समझ कहती है, मेरी जो राजनीतिक समझ कहती है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जी बिल्कुल एक क्या कहते हैं उभरता हुआ सितारा है सितारा बिहार है। के राजनीति में। बिल्कुल बिहार के सितारा हैं वो, उभरते हुए सितारे हैं, क्योंकि उन्होंने जन भावनाओं को अच्छे से समझा है। ग्राउंड रियलिटी पर जाकर के उन्होंने क्या कहते हैं लोगों के बीच एक एक वेव ऐसी छेड़ी है, एक तरंग ऐसी छेड़ी है परिवर्तन की, और क्या कहते हैं विकास की, और सभी को साथ लेकर के चलने की। और जो वहाँ की मूलभूत सुविधाएं असुविधाएं हैं, मूलभूत जो मुद्दे हैं, उनको उन्होंने ठीक तरीके से उठाया है। हम्म। इसलिए मुझे लगता है कि वो एक प्रभावी अ, अपना क्या कहते हैं कि अपना इम्पैक्ट प्रभाव छोड़ेंगे दे वहां सकते पर। हैं, प्रभाव दे सकते हैं अपना।
बिल्कुल प्रभाव देंगे, लेकिन ऐसा कहना कि वो एनडीए का नुकसान करें या विपक्ष का नुकसान करें, मेरे हिसाब से वो अगर उनका सिक्का चलता है या उनको जनता का विश्वास जो जीत रहे हैं, अगर वो मतों में परिवर्तित होता है बिहार चुनाव में, तो वो दोनों के लिए ही खतरे की घंटी है। दोनों के चाहे लिए। वो क्या कहते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं अपना इंडिया अलायंस हो, वो दोनों के लिए ही खतरे की घंटी है, क्योंकि वो सबको बराबर नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के राग छेड़ा है, और कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, और बिहार में जो एडमिनिस्ट्रेशन में जहां भी फेलियर हो रहा है, उन मुद्दों को जिस तरीके से प्रभावी ढंग से उठा रहे हैं, तो जायज वो क्या कहते हैं, सवर्ण लॉबी से आते हैं, ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, तो वो डेफिनेटली एनडीए को भी क्या कहते हैं चोट पहुंचाएंगे, और उसके साथ साथ वो क्या कहते हैं इंडिया अलायंस को भी चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि अ, उनके साथ समाज का हर तबका जुड़ रहा है, हर जाति से तबका जुड़ उठ रहा है। करके उनके साथ। हम्म। तो मुझे लगता है कि वो दोनों ही पक्ष विपक्ष दोनों के लिए खतरे की घंटी साबित होंगे। अगर मत अगर उनके जनता का विश्वास अगर मतों में परिवर्तित होता है, तो हालांकि हाँ ऐसा विभिन्न चुनाव में देख सकते हैं कि ऐसे नाम बहुत आते हैं चर्चा में, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाते। हाँ गुजरात में भी आम आदमी पार्टी लड़ी थी चुनाव, लेकिन कुछ खासा उनका इम्पैक्ट हाँ, रहा नहीं। उन्होंने उन्होंने बल्कि क्या किया कि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी बढ़िया लड़ी और कांग्रेस को बिल्कुल धराशायी कर दी। बिल्कुल। और रही बात एनडीए की, तो एनडीए के पास भी मैं आपको बताऊं कि सवर्ण के साथ साथ सवर्ण नाराजगी जरूर है एनडीए को लेकर के, क्योंकि क्या कहते हैं कहीं ना कहीं ओबीसी डोमिनेंस रहा है सरकार में, नीतीश जी की सरकार में भी। लेकिन नीतीश जी पर्सनली क्या कहते हैं सवर्णों को भी साथ लेकर के चलने का बहुत प्रयास किए हैं। उन्होंने भूमिहार समाज को भी ब्राह्मण समाज को भी और क्या कहते हैं अन्य जो क्या कहते हैं सवर्ण समाज है उनको भी साथ लेने का, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, क्या कहते हैं साथ लेकर का प्रयास किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब केंद्र में मंत्री बनाने की बात हुई, तो उन्होंने राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह, जो कि भूमिहार समाज से आते हैं, उनको क्या कहते हैं मंत्रालय के हाँ, लिए क्या कहते हैं पूर्व अपने जेडीयू तरफ अध्यक्ष रहे उम्मीदवार। हैं, जनता दल के अध्यक्ष रहे हैं ललन सिंह जी। तो प्रशांत किशोर जी वो जाति और क्या कहते हैं इन सब से ऊपर उठ करके क्या कहते हैं वो बिहार के जन जन के मन में अपना इम्पैक्ट अपना छोड़ रहे हैं, तो इम्पैक्ट। वो सबके लेकिन लिए। लेकिन उत्कर्ष जी, मेरा यही क्वेश्चन है कि देखिए बिहार में जहाँ तक मैं समझता हूँ या मैक्सिमम लोग जानते हैं कि अगर ब्राह्मण वर्ग का 100 वोट है या ब्राह्मण ठाकुर या जितने भी जनरल वोट हैं 100 वोट है, तो 10 वोट ही जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है, या 15 वोट मैक्सिमम कह सकता हूँ, जो महागठबंधन को जाता है। बाकी 85 वोट हमारे एनडीए अलायंस और बीजेपी गठबंधन को आता है। वो मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता हूं कि ऑन द बिहाफ ऑफ नीतीश कुमार वो बीजेपी का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। लेकिन अगर आप समझिए, मेरे कहने का मोटिव ये है कि अगर ब्राह्मण तबका या जनरल वर्ग अगर कुछ हद तक प्रशांत किशोर के पास खिसका, तो चिराग पासवान अपनी अलग राय दे रहे हैं, तो यहां पर क्या बीजेपी को कुछ लॉस हो सकता है एनडीए अलायंस को या नहीं? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं जैसा कि आपने बताया कि अगर मत मत प्रतिशत में बात की जाए, तो लगभग 85% मत आपके आकलन के अनुसार बिल्कुल सही है कि 80 से 85% मत वो एनडीए अलायंस के साथ ही रहता है। रहता है। और वो हाँ, वो बिल्कुल वो भाजपा का ही वो फैक्टर है, क्योंकि भाजपा को ही वो वोट जाता है। हम्म। तो कहीं क्या कहते हैं, चूंकि वो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो सवर्ण लॉबी से आते हैं, तो ये उस 85 का जो मत प्रतिशत है सवर्णों का, उसमें जरूर कहीं ना कहीं सेंधमारी होगी। हम्म। लेकिन अभी इतना कहना कि क्या कहते हैं पहले ही चुनाव में उनको बड़ी सफलता मिल जाए, हाँ, ये भी कहने का मतलब अच्छी चीज नहीं है। मार पाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ। बहुत मुख्य बीजेपी का वो कर लें, ऐसा मुझे नहीं लगता। हम्म। और जरूर उनके सीखने के लिए है, उनका इम्पैक्ट आएगा जरूर। और उनका चर्चाएं और चर्चा में बने हुए हैं बराबर वो। और वो क्योंकि बिहार बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं पॉलिटिक्स है वहां हाँ, पे, तो आप अभी जब तक वो क्या कहते हैं वोट में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, तब तब तक आप तक उस हम पे कुछ कुछ नहीं कह बहुत। सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल। अच्छा, चिराग पासवान पे आपकी क्या राय है? चिराग पासवान लास्ट टाइम जेडीयू को लोग ये बताते हैं भाई कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उन्होंने
जेडीयू के अगेंस्ट अपने सारे उम्मीदवार उतारे। यही कारण था कि जेडीयू, मुझे लगता है 72 से, लास्ट टाइम 2015 के इलेक्शन में 71 सीट थी, 71 टू 43 आ गई। इस बार भी कुछ दिन पहले चिराग पासवान फिर अपनी अलग राय दे रहे हैं कि हम इस प्रकार से जा सकते हैं। क्या फिर इस बार चिराग पासवान जेडीयू के अगेंस्ट अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं? हाँ, जेडीयू के अगेंस्ट मुझे में। बिल्कुल 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 हो सकता है कि क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए नीतीश जी के स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं और जो उनके क्या कहते हैं एक्टिविटीज कहीं ना कहीं संदिग्ध ऐसी महसूस हो रही है मुझे भी। तो कहीं मुझे लग रहा है कि जेडीयू को कमजोर करने की साजिश भाजपा भी रच सकती है भाजपा रच सकती कि है। जेडीयू कि जेडीयू कमजोर हो और जेडीयू क्या कहते हैं बहुत प्रभावी ना रहे और भारतीय जनता पार्टी और सशक्त होकर के सामने सशक्त आए हो। और कहीं ना देखो, कहीं हर राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि हर प्रदेश में, देश में हम सेल्फ से डिफेंड करें अपने अपोनेंट को, किसी के गठबंधन के साथ बिल्कुल नहीं। ये चुनाव देखा जाए तो चिराग पासवान जी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान जी वैसे भी अपने आप को कहीं ना कहीं क्या कहते हैं इस जो विगत लोकसभा भी जीता है 2024 में, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है खड़ा अपने क्या किया, कहते प्रूफ हैं किया, पॉलिटिकल। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, चूंकि क्या कहते हैं रामविलास पासवान जी के जाने के बाद का चुनाव था और इस चुनाव में बहुत उनके साथ जितनी साजिशें हुई, उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश हुई उनके चाचा के द्वारा, और जो उनके पारिवारिक कलह की जो स्थिति उनके यहाँ देखी गई वो उनकी राजनीतिक पार्टी में भी राजनीति पे भी असर डाली। हम्म। तो उसके बाद वो काफी हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का साथ उनको मिला और एनडीए के वो क्या कहते हैं घटक दल में शामिल हुए और उसके हम्म। साथ साथ उन्होंने बहुत ही चुनाव लड़कर के 6 सीट लोकसभा में जीते वो। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस तरह की राजनीति चल रही है कि चिराग पासवान और मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो, और नीतीश जी का ये चुनाव मुझे लगता है एक अंतिम चुनाव होगा उनके ये तो राजनीति का। उसके बाद उत्कर्ष जी, शायद ये शब्द नीतीश कुमार जी पिछले चुनाव में हर सभा में बोलते थे, ये मेरा अंतिम चुनाव है। लेकिन वो तो नहीं है, लेकिन हाँ इस बार तो मुझे लग रहा है कि ये यह शायद अंतिम उनके ही, या भविष्य। हाँ बिल्कुल, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। हर कोई अपने हिसाब से अपनी राय रख देता है, बाद में खुद ही वही तोड़ देते हैं। अब मैं आ जाता हूँ, जब नीति ये चीजें हुई, विपक्ष को आप कहाँ देख रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, जिस हिसाब से ये लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, और चाहे वो जाति जनगणना का मुद्दा हो, जिस प्रकार से विपक्ष को कहाँ देख रहे हैं? क्या 2020 की तरफ फाइट दे पाएंगे, या फिर ये बिल्कुल एकदम फर्श पर चले जाएंगे, निकल जाएंगे रास्ते से? एनडीए के लिए बिल्कुल एक जमीन छोड़ देंगे? नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है कि चुनाव बहुत ही क्या कहते हैं दिलचस्प होगा बिहार का, और हम्म। हो सकता है कि इस बार किसी पर्टिकुलर अलायंस को भी मेजोरिटी ना मिले, ओके। क्योंकि ये हंग असेंबली फुल क्या कहते हैं चांसेस है वहां पर हंग असेंबली का। वो हम्म। पिछली बार भी था लेकिन को बहुमत था, तो एनडीए और इंडिया अलायंस और जन स्वराज, मुझे लगता है इन तीनों के बीच इस कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। हम्म। और इस मुझे लगता है कि क्या कहते हैं हो सकता है कि किसी को एक बहुत आश्चर्यजनक परिणाम परिणाम मिले। जन स्वराज को भी हम्म। तो ऐसा भी हो सकता है कि असेंबली हो जाए और ना ही इनको ज्यादा मेजोरिटी मिले ना उनको मिले। तो हम्म। एक बहुत दिलचस्प चुनाव। जन स्वराज क्या करती है इस पर बहुत कुछ निर्भर ये करता है। बहुत कुछ निर्भर, यही मैं भी सोच रहा था। मैं उत्कर्ष जी, मैं आपसे अपना ओपिनियन अगर दूं, तो मैं यही सोच रहा था। देखो, जो कहा जाता है जनरली, लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ कहीं ना कहीं एमवाई जो समीकरण फिट बैठता है वो उनके साथ है। 100 में से मुझे लगता है 80 से 85 वोट ये उनके पास है। कुछ यूथ आज के ट्रेंड में, जब से राहुल गांधी अपनी यात्रा वगैरह किए हैं, थोड़ा बहुत कुछ पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व होकर कुछ से, तो कुछ लोग उनसे जुड़ना चाह रहे हैं। तेजस्वी का जैसे कहा जा सकता है कि भाजपा का फिक्स वोट है जनरल, ये कहीं नहीं जा सकता। एक समय कांग्रेस का हुआ करता था, आज सब भाजपा के साथ है। ऐसे तेजस्वी के साथ एक तबका फिक्स है। अगर कहीं प्रशांत किशोर थोड़ी बहुत भी जनरल में सेंधमारी किए, तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जी की जो पलटू राम वाली इमेज है, वो कहीं ना कहीं ये सब बीजेपी को लॉस न कर दे। और प्रशांत किशोर, जो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि प्रशांत किशोर के ऊपर 100 नहीं तो 75% इलेक्शन का रिजल्ट डिपेंड करेगा।
बिल्कुल प्रशांत किशोर जी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा और उनकी पार्टी पर कि वो किस प्रकार, क्या कहते हैं, जनता के बीच में अपना माहौल बनाते हैं और किस प्रकार उसको वोट में कन्वर्ट कर कर सीटें जीत लाते कर लाते हैं हैं और कितनी सीट, मत प्रतिशत में। बिल्कुल। हाँ, मत कितना पाते हैं और उस सीट में वो कितना कन्वर्ट होता है, इसको भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एनडीए में बीजेपी को बहुत नुकसान ना होकर के जेडीयू पूरी तरीके से धाराशायी हो जाए, क्योंकि बार बार सवाल नीतीश जी के ही ऊपर ही बन रहे नीतीश हैं। कुमार के, नीतीश अच्छा जी एक चीज आप समझिए, कहीं ना कहीं। विकल्प मुझे जी, जी जी एक जी। विकल्प मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी जनसुराज के साथ मिलकर के गठबंधन बना करके वहां गठबंधन पर बना बिहार ले। में सरकार बना। बिल्कुल, ये हो सकता है क्योंकि प्रशांत किशोर जी नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के, और उस समय तो राजनाथ सिंह जी जब अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, तो ये सब बड़े क्लोज रहे हैं प्रशांत किशोर जी। तो कहीं ना कहीं इनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ बीजेपी जो जानी जाती है, बीजेपी सडन डिसीजन एंड अपने राजनीतिक बदला लेने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मानी जाती है। चाहे मुंबई में उद्धव ठाकरे साहब हों, आप समझ लीजिए इधर सिंधिया जी हों, सिंधिया जी के पिताजी, इनकी दादी जी ने जनसंघ के साथ जो किया था, मोदी जी ने ठीक ठाक कर दे रहे हैं इनको। भारतीय जनता पार्टी में भी मैं यही समझता हूं कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को खत्म करके ही ना माने। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी जो इधर उधर ललन सिंह करते रहते हैं, बीजेपी भी चाहती है कि हमारी 1-to-1 फाइट हो और मेरा ही चेहरा निकले। कोई, चाहे वो चौधरी, सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो, बीजेपी स्वयं चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल मेरा भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प जनसुराज को भी, क्या कहते हैं, मानकर चल मान रही है कि सकती है। पोस्ट पोस्ट बिहार चुनाव के बाद कहीं ना कहीं अगर जनसुराज अगर कुछ तिलिस्मी कर पाती है वहां पर, हम्म। और नीतीश जी की भी 45 पे है, 43 पे है, अगर वो और घट जाती है लगभग 15-20 पे आ जाती है, अगर हाफ हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जनसुराज पार्टी को 20-25 सीटें मिल जाएंगी, जो कि काफी होंगी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने की। तो ये सरकार एक बिल्कुल बनाने आप सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक ये रहा है। और प्रतिशोध कहना शायद हम लोग भावनात्मक रूप से उसको प्रतिशोध शब्द से संबोधित कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक राजनीति का हिस्सा है हाँ, वो तो कि हिस्सा जब है। हमेशा बड़े भाई के में भारतीय जनता पार्टी, चाहे महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, चाहे बिहार में आप देख लीजिए, पिछली बार भी हम्म। हमेशा बड़े भाई के साथ रहती है, लेकिन हमेशा वो बड़ा भाई का त्याग भी भारतीय जनता पार्टी करती है, जो बिल्कुल। अपने, क्या कहते हैं, अलायंस पार्टनर को, क्या कहते हैं, चीफ मुख्यमंत्री बनाते हैं। मिनिस्टरियल कैंडिडेट हाँ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। प्रमुखता दे देती है। तो वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने त्याग दिखाया अलायंस में, जो गठबंधन धर्म का पूरा पालन भारतीय जनता पार्टी सदैव करती आई है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो नीतियां हैं, उनके अनुरूप अब वो गियर अपने पास रखती है हम्म। और, क्या कहते हैं, वो, क्या कहते हैं, नहीं देना चाहती दूसरे को, और हम्म। वो खुद गाड़ी चलाना चाहती। तो मुझे लगता है हाँ। कि ये ज्यादा उचित भी, अगर आप बड़े हैं अलायंस पार्टनर में, अगर आप, आपका मेजोरिटी है, अगर आप ज्यादा सीटें जीत के ला रहे हैं, और ज्यादा क्या, लगभग दुगनी सीटें जीत के ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हक भी बनता है कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा आपका हो। तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, नहीं लेकिन है। यही राजनीति का हिस्सा है। हाँ। बिल्कुल मुझे लगता है ऐसा संभव है। अब हम आते हैं कि बिहार इलेक्शन पे तो हम लोग फिर एक आध दो मीटिंग अपना रखेंगे। आज थोड़ा सा मैं आपका समय चाहूँगा, जहाँ से हम आप स्वयं आते हैं, जिस राज्य से, उत्तर प्रदेश से। तो अगर हम जी। देखें तो प्रयागराज में इस समय वर्तमान राजनीति क्या कहती है। प्रयागराज ऐतिहासिक शहर रहा है, जिस एक, मैं कह सकता हूँ, जिस एक विश्वविद्यालय ने, जिस एक जनपद ने, अगर एक जनपद की मैं बात करूं, पूर्णतः नेहरू परिवार, चाहे वो कश्मीर से बिलोंग करता हो, लेकिन हमें आज भी जानते हैं, आनंद भवन को देखकर हमें लगता है कि नेहरू परिवार इलाहाबाद का ही था। चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हो, एक एक जनपद ने, अगर मैं देखूं तो देश को 4-4 प्रधानमंत्री दे दिए। एक विश्वविद्यालय ने 7 प्रधानमंत्री दिए। तो अपने प्रयागराज की क्या राजनीतिक स्थितियां हैं, और उत्तर प्रदेश की। जी अब आपका प्रश्न किस परिप्रेक्ष्य में है, अगर थोड़ा इसमें मुझे उत्तर और प्रदेश क्लैरिटी की मिले तो मैं। राजनीति में
आप एक लाइन जोड़े थे प्रीवियस कमेंट में अपने कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की भारतीय जनता पार्टी अब हो चुकी है, स्टेयरिंग पर प्रधानमंत्री जी बैठना चाहते हैं, साइड वाली सीट पर अमित शाह जी बैठना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी कहाँ दिख रहे हैं? योगी जी बहुत मजबूत स्थिति में हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये कहते हैं विभिन्न लॉबियां उनको कमजोर करने की स्थिति लगी हुई उत्पन्न हैं। करती रहती हैं और लगी रहती हैं कि क्या कहते हैं किस प्रकार उसमें कहीं विपक्ष का भी कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र का एक रहता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी नरेंद्र मोदी और क्या कहते हैं अमित शाह के बाद भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। मैं बड़े उनको चेहरे। सबसे बड़ा चेहरा मानता हूँ। और कहीं ना कहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गुंडा राज खत्म किया है हम्म। और जिस तरीके से माफिया को उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया है, हम्म। तो जाहिर कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता कृतज्ञता का भाव रखती है और उनको बहुत सपोर्ट करती है। तो योगी जी पूरे मजबूत स्थिति में है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी में जो अन्य अन्य अपनी लॉबी है, सबकी अपनी लॉबी है, वो कहीं ना कहीं उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्योंकि क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी जो है एक तो क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो बीच हम्म। बीच में उनके ऊपर ऐसा आक्षेप लगता रहता है, आरोप लगता रहता है कि वो एक ठाकुरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम्म। और जैसे माफियाओं में भी क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो उनके समाज से आते हैं माफिया, वो लोग बेधड़क घूम रहे हैं, वो हम्म। हर तरह से बच रहे हैं। और अन्य जो उनके समाज से नहीं आते हैं या फिर अल्पसंख्यक समाज से आते हैं या फिर अन्य समाज से आते हैं, उनको योगी जी टारगेट करके मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। जबकि ऐसा आपका नेटवर्क शायद कमजोर हुआ उसमें है फिर देखा से। है। हाँ बिल्कुल, गुंडा राज उन्होंने खत्म किया है कि यहाँ पर, और विकास की गति उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की क्या कहते हैं व्यवस्थाएं, यहाँ के क्या कहते हैं तमाम तमाम क्षेत्रों में यहाँ विकास हो रहा है। अभी जैसा कि आपने देखा, कोई बहुत बड़ा जो आयोजन उन्होंने किया, जरूर उसमें एक बहुत ही दुखद घटना घटी, लेकिन इतना बड़ा आयोजन इतने बड़े स्तर पर एक छोटे से शहर में कर पाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसको योगी जी ने सफलतापूर्वक किया है। हम्म। तो योगी जी क्या कहते हैं, मैं 10 में 10 नंबर दूंगा उनके उनके काम में, और क्या कहते हैं जनता के प्रति उनके समर्पण में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। तो योगी जी अपने जगह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा तबका जरूर है जो योगी जी को स्वीकारता नहीं है, मैं क्योंकि योगी जी लंबे मैं आपसे बताऊं, मुझे लगता है कि 2022 का चुनाव न भारतीय जनता पार्टी जीती थी, न भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जीता था। जिस हिसाब से विरोध उत्पन्न था भारतीय जनता पार्टी के, और एक विपक्ष अच्छी लड़ाई लड़ा था हर सीट पर, अगर मैं देखूं तो सेकंड फाइट विपक्ष की थी, अखिलेश यादव गठबंधन की। तो मुझे लगता है 2022 में न तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जीता, न भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। चुनाव जीते थे योगी आदित्यनाथ जी 2022 का इलेक्शन। सिंगल चेहरे पर मैं अपना ओपिनियन रखता हूं, अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रख के चुनाव होता कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो मुझे लगता है कि 100 क्रॉस नहीं करती बीजेपी। क्यों? क्योंकि किसान आंदोलन था, तमाम सारी चीज़ें थी। मुझे ये लगता है 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ जीते थे, मुख्यमंत्री जी जीते थे। और हम आप जानते हैं 2024 के चुनाव में तमाम सारी अफवाहें भी आती हैं, बातें भी आती हैं कि 24 में उनके अकॉर्डिंग सीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, टिकट नहीं दिया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि सपा अपने सबसे ज़्यादा सीट लेकर आई अब तक। तो एक चीज़ अब मेरा ये है कि योगी जी सब कुछ कर रहे हैं शर्मा जी, तो जॉब के परिप्रेक्ष्य में काहे छात्रों को नाराजगियां आ रही हैं? नहीं, देखिए योगी जी के नेतृत्व में ही 2022 में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का फैक्टर इस बार विधानसभा चुनाव में उतना इम्पैक्टफुल नहीं था जितना कि योगी जी का चेहरा इम्पैक्टफुल था। जी। जो कि पिछले 5 वर्ष देखा जोखा था, उसके अनुसार योगी जी की एक परीक्षा थी कि वो 2022 में कैसे निकाल चुनाव को लाते हैं। अपने पक्ष में ला। जी। बिल्कुल। और फिर भी अच्छी मेजोरिटी के साथ 247 के लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के लाई। हाँ, जबकि गठबंधन के पास है। सीटें जरूर घटी। 312 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की जब 2017 में चुनाव जीते थे। केशव जी प्रदेश, और क्या कहते हैं जब भारतीय जनता पार्टी
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के जब पद को संभाला उन्होंने, पीएम के रूप में देश को जब नेतृत्व किया देश का, तो पहला चुनाव था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का, तो यहाँ की जनता ने एकदम पूरा सपोर्ट बम्फर किया और वोटों से एकदम फुल। बम्फर सीटें दी, अब तक का सबसे अधिक सीट दी थी उनको। गोविंद बल्लभ पंत के बाद सबसे अधिक सीट पाए थे योगी जी उत्तर प्रदेश का, अगर हम बिल्कुल इतिहास बिल्कुल। देखें। जी 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 जी, मैं आपको टोकूंगा, योगी जी नहीं, उस समय योगी जी फेस नहीं थे चीफ मिनिस्टर के, वो नरेंद्र मोदी पर वोट पड़ा था। हाँ, वोट और वोट दो वोट भारतीय जनता पार्टी पे ही पड़ा था, नरेंद्र मोदी फेस थे उस समय, और अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य जी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आप। केशव जी की मेहनत और केशव जी का जिस प्रकार उन्होंने क्या कहते हैं संगठन के लिए अपना पूरा समर्पण दिखाया, और प्रत्येक विधानसभा में उन्होंने क्या कहते हैं रैली की जा करके, रैली की। और प्रदेश अध्यक्ष के बाद उन्होंने क्या कहते हैं बहुत सक्रियता दिखाई, संगठन को एक मजबूती प्रदान की। एक हम्म। उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट, और नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, नरेंद्र मोदी जी का जो समर्पण है समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तो उस कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उसका ही इम्पैक्ट था कि 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2017 लाई में थी। जीती। हम्म। लेकिन जब आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने, तो चूंकि क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर के पद को लेकर के तमाम चर्चाएं, तमाम क्या कहते हैं नाम चले, लेकिन अंत में योगी जी ने बाजी मारी। हम्म। तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उनको ये चीज अच्छा नहीं लगा, उनको ये खट्टा लगा कि क्या कहते हैं कैसे योगी जी को बना दिया जाएगा, क्योंकि योगी जी ने कभी इससे पहले मंत्री पद भी नहीं संभाला था। नहीं नहीं, वो वो मात्र एक एक सांसद थे। बिल्कुल, बस वो 5 बार के सांसद थे गोरखपुर के, तो उसके बाद उन्होंने लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से चलाया 5 साल, हाँ। और जिस तरीके से अगर गुंडों को नस्तनाबूद कर दिया, माफिया राज खत्म किया, और अर्धकुंभ का मेला मैं आपको पुनः एक बार याद दिलाऊंगा कि 2019 में जब अर्धकुंभ का मेला हुआ था, तो पहला ऐसा आयोजन था जिस पर लोकसभा में वोट पड़े जिसके हम्म। नाम पर। हाँ। इतना अच्छा आयोजन था, ऐसा अर्धकुंभ का मेला कभी भी क्या कहते हैं प्रयागराज में नहीं हुआ था, इतना हम्म। दिव्य और भव्य। तो उसका एक स्लोगन भी था, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, तो हाँ, दिव्य उसके कुंभ भव्य नाम पर कुंभ था। बहुत बढ़िया कहते हैं वोट पड़ा था। और तो योगी जी का ये अपना एक मजबूत की स्थिति है। और एक और आपका प्रश्न और था लास्ट में, मैं थोड़ा सा उसको विस्मृत कर रहा हूँ। अ, आपने अभी क्या कहते हैं योगी जी को लेकर के पूछा था, और प्रयागराज में पूछा था कि प्रयागराज की राजनीति में क्या चल रहा है अभी। देखिए, प्रयागराज की स्थिति मैं आपको बताऊं, आप जैसा कि जानते हैं कि प्रयागराज जनपद में 12 विधानसभा सीटें हैं, हम्म। और जिसमें से शहर की तीनों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। शहर उत्तरी, शहर दक्षिणी, शहर पश्चिमी, ये हम्म। तीनों ही क्या कहते हैं तीनों। भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन ग्रामीण अंचल में 2022 में झटका लगा भारत भाजपा को। हम्म। अ, हंडिया, ना हम प्रतापपुर। हंडिया हाँ, हंडिया भी नहीं जीत पाए, प्रतापपुर भी नहीं जीत पाया, हालांकि ये 2017 में भी नहीं जीते थे। हम्म। और उसके बाद फिर तोराव भी हारे, हालांकि वो गठबंधन की सीट थी। और फाफा माऊ जीते, फूलपुर जीते, लेकिन जमुना पार में भी हम काफी क्या कहते हैं उनको हम भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा। मेजा वो हारे, नीलम करवरिया जी जो कि बहुत अच्छी विधायक थी उस हम्म। क्षेत्र की, और बहुत अच्छा काम किया था। तो वो कुछ मार्जिन से 2-2.5 हजार के मार्जिन से वो चुनाव हारी। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं करछना भी हारे। नहीं, करछना तो हम कृष्णा जीते जीते। थे। हाँ, मेजा हम हारे, और क्या कहते हैं मेजा भारतीय जनता पार्टी हारी, और क्या कहते हैं एक मेजा के साथ साथ इधर सोराव हारी, उधर हंडिया प्रतापपुर हारी, तो 4 सीटें हारी, 4 सीटें नुकसान हुआ। लेकिन अभी जो वर्तमान परिदृश्य है, जो वर्तमान समय चल रहा है, सपा मजबूत जरूर हुई है। उनका जो एमवाई फैक्टर है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो आगामी अपना चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश का होगा, वो भी बहुत दिलचस्प चुनाव होगा। वहां पे भी कट्टर, बहुत ही कड़ी क्या लड़ाई, कड़ा पीडीए मुकाबला देखने को फॉर्मूला मिलेगा। अखिलेश यादव का चल सकता है जो लोकसभा में चला? देखिए, पीडीए फॉर्मूला इसलिए उनका चल गया क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपने मुद्दा उठाया था कि योगी जी के मन के हिसाब से टिकट नहीं दिया गया, नहीं या दिया गया। योगी जी की सहमति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर रार छिड़ी रही। तो इसलिए क्या कहते हैं कहीं ना कहीं वो चीजें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं गई, और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया। ये एकदम हम्म। सही है, एकदम सच है। अगर कहीं मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा क्या कहते हैं उनको उनकी बात सुनी गई होती, या मुख्यमंत्री जी की राय को थोड़ा सा शीर्ष नेतृत्व तो और गंभीरता से लेता, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हम्म। लेकिन फिर भी
जो भी हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन राजनीति में तो ये हाँ, सब हर चलता ही चलता रहता रहता है, है। उतार चढ़ाव का जीवन है। कल जब 1985 में कांग्रेस 415 जीती तो कोई सोचा भी नहीं था आगे 50 साल में कांग्रेस का कुछ हो सकता। लेकिन कांग्रेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। उत्कर्ष जी, आपसे बात करके ऐसा लगा जैसे हम भी प्रयागराज में ही हों। एक चीज़ मैं आपको कोट बिल्कुल। करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या आज मैं बात करूँ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, आप महंत योगी आदित्यनाथ को डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक तब बने जब वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने, तब बने। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए श्रीमंत योगी आदित्यनाथ जी को दक्षिण भारत भी जाना पड़ता है प्रचार करने के लिए, जो कि नरेंद्र मोदी जी एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं हासिल कर पाए थे। तो योगी आदित्यनाथ जी बेशक एक बड़ा चेहरा है, और मुझे लगता है, मैं एक चीज़ आपसे वही पूछा, हर चीज़ों में अच्छे हैं, बस योगी आदित्यनाथ जी छात्रों पर भी थोड़ी सी कृपा करें। थोड़ा सा हाँ 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 जी, आप। थोड़ा सा थोड़ा सा उनका मंत्रिमंडल, खास करके मैं संदीप सिंह पौत्र कल्याण सिंह को अपने इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, अधिक अनुपात समानुपात जो विधानसभा में गिना रहे हैं अच्छी बात नहीं है। यही गिनाए थे सतीश चंद्र द्विवेदी जी, आज चुनाव हार के घर बैठे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी, थोड़ा सा मेरा यही है कि बड़ा अच्छा चेहरा है। महंत जी को मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो अच्छा राज्य कर रहे हैं, चल करना चाहिए। तो उत्कर्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर से ऐसा लगा जैसे गांव में हम सब बैठे हों, घर पे हों, और हमें चर्चाएं कोशिश करेंगे कि आपसे चाहे वीकली या मंथली, क्योंकि आप भी विश्वविद्यालय आना जाना रहता है, हमारा भी ऑफिस रहता है, आप जानते ही हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार अपनी राजनीतिक बातों को रखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए। हमारे चैनल के लिए भी कुछ दो चार शब्द आपके लिए हों, क्या कहना चाहेंगे? हम एक नहीं, इनिशियल बिल्कुल लेवल पर मुझे। स्टार्ट करें हैं उत्कर्ष जी, अभी आप सबकी सहायता नहीं नहीं, मिलेगी मुझे उम्मीद है। ज्ञान विभाव का जो आपका ये चैनल है, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप जैसे एक समाज के एक बहुत ही सुदृढ़ युवा, जो कि क्या कहते हैं एक शिक्षित वर्ग से आते हैं, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं सामाजिक, ये एक तरीके से समाज सेवा ही है। मैं अगर समाज को क्या कहते हैं, समाज के बिल्कुल विभिन्न से जुड़ करके उनका क्या कहते हैं एक परसेप्शन लेना, उनका एक इंटरव्यू लेना, या उनका एक भावना लेना कि समाज में क्या चल रहा है, ये एक बिल्कुल। बहुत ही क्या कहते हैं समाज में जागृति का काम करती है। तो मैं आपके इस चैनल को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद आप धन्यवाद। ऐसे ही निकाल करके ऐसे ही क्या कहते हैं समय निकालते रहें बीच बीच में अपने दैनिक दिनचर्या में से, और समाज के युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहें ताकि वो जो क्या कहते हैं विभिन्न विषयों पर अपना बातें विचार रख रखें। सकें। बिल्कुल, तो ये एक सशक्त माध्यम है सोशल मीडिया का, और क्या कहते हैं आप इन्होंने इसको अपना हथियार बनाया है समाज में जागृति लाने के लिए। तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। उम्मीद है आप सब हमारी बड़ी मदद करेंगे इस सब चीज़ों में। तो साथियों, आज की इस वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं। उत्कर्ष जी का धन्यवाद। आई होप ज्ञान विभव के इस वार्तालाप को आप अच्छी प्राथमिकता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार।